गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 88 है यूपीपीएससी पीसीएस के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 88 तक पहुँच सकते हो। और इस टेस्ट सीरीज़ की फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप को। तो पहला प्रश्न है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 2014 में, 15 में, 16 में या 17 में? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की स्थापना हुई थी 2014 में, यानी वर्ष 2014 में। देखिए, यह एक गैर लाभकारी संस्था है, ठीक है, नॉट प्रॉफिटेबल, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2014 में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ने टेक स्टार्टअप प्रोग्राम के नाम से एक पहल शुरू की है, इसलिए न्यूज़ में है ये। यह रोबोटिक्स और ऑटोमेशन एवं शिक्षा उद्योग में मानक स्थापित करता है और यह संगठनों और पेशेवरों को कठिन तकनीकी समस्या के समाधान में मदद करता है, साथ ही उनके नेतृत्व एवं व्यक्तिगत करियर क्षमताओं में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा बुर्किना फासो से लगती है? ये इस तरह के सवाल स्टेट पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बुर्किना फासो से किस देश की सीमा लगती है? घाना की लगती है। ऑप्शन नंबर डी। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपी पीसीएस की। तो बुर्किना फासो की बात करें तो उत्तर और पश्चिम में माली से लगा है ये अफ्रीका के, उत्तर पूर्व में नाइजर से लगा है अफ्रीका के, दक्षिण पूर्व में बेनिन से लगा है और दक्षिण में कोटे डिआइवर, घाना और टोगो से लगा है। तो डी करेक्ट है। यह है, देखिए बुर्किना फासो किस किस से लगा है, ठीक है। छोटे से छोटा ढूंढ के निकालता है एग्जाम में एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। फारस की खाड़ी के साथ सीमा साझा नहीं करता है कौन सा देश? निम्नलिखित में से कौन सा देश फारस की खाड़ी के साथ सीमा साझी नहीं करता है? कतर, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, जॉर्डन। कौन नहीं करता है? कतर करता है, संयुक्त अरब अमीरात भी करता है, इराक भी करता है, जॉर्डन नहीं करता है। तो जॉर्डन की सीमा नहीं लगी है फारस की खाड़ी से। फारस की खाड़ी के जो सीमावर्ती देश हैं उनकी बात करें तो इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान है और ईरान है, ठीक है। जॉर्डन नहीं है। यह पूर्व में ओमान की खाड़ी, यह कौन? फारस की खाड़ी पूर्व में ओमान की खाड़ी और होमबुर्ज जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। देखिए, होमबुर्ज जलडमरू मध्य की बात करें तो उत्तर में केशम द्वीप और ईरान के तट तथा दक्षिण में अरब प्रायद्वीप के मुसंडम प्रायद्वीप के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? यह स्टेट पीसीएस में सीधे सीधे पूछ लेता है, वर्ष 2020 में हुई थी। इस तरह के प्रश्नों को एग्जैक्ट सन के साथ, यानी वर्ष के साथ। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019 के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय है गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है, गिफ्ट सिटी में। पर्यावरण प्रभाव आकलन के संबंध में 3 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। यूपीएससी का फेवरेट है सिविल सेवा का। देखिए, यह पर्यावरण पर प्रस्तावित परियोजना के संभावित प्रभावों के अध्ययन हेतु एक प्रक्रिया है पर्यावरण प्रभाव आकलन। इसमें आम लोगों के भी विचार सम्मिलित किए जाते हैं। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो कुछ परियोजनाओं के लिए अनिवार्य है। देखिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन जो है संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है, इसलिए गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। तो करेक्ट अपने को ढूंढना है, तो जहाँ जहाँ 3 है उसको एलिमिनेट करके हटा दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो यह कुछ परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक सांविधिक प्रक्रिया है, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। नंबर 6 पर आ जाइए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है।
कब हुई थी? 1957 में। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी संयुक्त राष्ट्र परिवार के भीतर व्यापक रूप से दुनिया के शांति और विकास के लिए परमाणु संगठन के रूप में जाना जाता है। और IAEA जो है परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी वर्ष 1957 में परमाणु प्रौद्योगिकी की खोजों और विविध उपयोगों से उत्पन्न भय और अपेक्षाओं के जवाब में। इसका मुख्यालय है वियना के ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया के वियना में। तो दो चीज़ें, स्थापना 1957 और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में, ऑस्ट्रिया के। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्रेडिट रेटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत हैं। क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट योग्यता के साथ युग्मित जोखिम चर को उजागर करती है। बताइए कौन सा करेक्ट है? यूपीएससी सिविल सेवा में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, और स्टेट PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेबी करेगा, सेबी, RBI नहीं करेगा। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां सेबी के साथ पंजीकृत हैं। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। तो करेक्ट ढूंढना है तो पहला वाला हो गया इनकरेक्ट, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के तहत पंजीकृत हैं। तो गलत हो गया पहला। सेबी के तहत 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां पंजीकृत हैं। कौन कौन सी हैं? क्रिसिल, इक्रा, केयर, फिच इंडिया, ब्रिकवर्क्स रेटिंग और है SMERA। देखिए, क्रेडिट रेटिंग के साथ उधारदाताओं को किसी व्यक्ति या कंपनी की क्रेडिट योग्यता और उनके साथ जुड़े जोखिम कारक के बारे में एक विचार मिलता है। ठीक है, इसका मूल्यांकन करके वे निवेश का बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि RBI की जगह क्या होगा? सेबी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का सवाल है ये। लस्सा बुखार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस के कारण होता है। यह चूहों के कारण फैलने वाला एक जूनोटिक रोग है। यह रोग गले मिलने, हाथ मिलाने या किसी के पास बैठने जैसे आकस्मिक संपर्कों से नहीं फैलता। नहीं फैलता, बिल्कुल करेक्ट। और दूसरा वाला, तीसरा, पहला सब करेक्ट है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। लस्सा बुखार के संबंध में डी है इसका आंसर। तो लस्सा बुखार जो है वो चूहों द्वारा फैलता है और मुख्य रूप से सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिमी अफ्रीकी देशों में पाया जाता है और वहाँ का स्थानिक है ये। यह वायरस, इस वायरस का पहला मामला जो है वर्ष 1969 में नाइजीरिया के लस्सा में पाया गया था। ठीक है, तभी इसको लस्सा बुखार बोलते हैं। यह सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है जो वायरस परिवार एरेनाविरिडे से संबंधित है। इस घातक लस्सा वायरस को जो है मोस्टोमिस चूहे फैलाते हैं। ठीक है, मोस्टोमिस चूहे। देखिए, इससे व्यक्ति जो है तब संक्रमित होता है जब वह किसी संक्रमित चूहे के मूत्र या मल से दूषित भोजन या घरेलू सामान के संपर्क में आता है। यह कभी कभी किसी बीमार व्यक्ति के संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थ या आँख, नाक या मुंह जैसे श्लेष्म झिल्ली के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यह रोग गले मिलने से, हाथ मिलाने से, किसी के पास बैठने से या आकस्मिक संपर्क आदि से नहीं फैलता है। लस्सा बुखार तो कैसे फैलता है वो पता चल गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? बताइए। 1974, ऑप्शन नंबर बी। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है, सांविधिक, जिसका गठन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत सितंबर 1974 में किया गया था। 1974 यानी ए आंसर हो गया। और इसे वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत अधिकार और कार्य सौंपे गए हैं। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है ये।
क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत में अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकरण मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। अनुच्छेद 223 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। बहुत पूछते हैं इसको, दूसरी वाली लाइन को। बिल्कुल मूल संविधान में कहाँ थे ये, अमेंड किए गए बाद में। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो अधिकरण जो है एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को सुलझाने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित किया गया। इसके कई कार्य हैं, जैसे विवादों का निपटारा करना, चुनाव लड़ने वाले पक्षों के बीच अधिकारों का निर्धारण करना, प्रशासनिक निर्णय लेना, मौजूदा प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा करना आदि। अधिकरण जो है मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। देखिए अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी। 323 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है और 323 बी अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण से संबंधित है। एक नंबर में बहुत पूछते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया और सीटें भरने का तरीका निर्धारित करता है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है। उपरोक्त सभी, बिल्कुल उपरोक्त सभी ये सब करता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 ऊपर के तीनों काम करता है और मतदाताओं की योग्यता भी निर्धारित करता है। इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या क्या करता है, वो ये सब करता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीय फिल्म जगत में सर्वोच्च पुरस्कार या सम्मान माना जाता है और इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की नगद धनराशि प्रदान की जाती है। 10 लाख है 5 लाख है? 10 ही लाख है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार का नाम जो है धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया, जिन्होंने वर्ष 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रस्तुत की थी। इस पुरस्कार को भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। यह भारतीय सिनेमा की वृद्धि और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। इस पुरस्कार की स्थापना सरकार के द्वारा 1969 में की गई थी और इस पुरस्कार के तहत मिलता है एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए की नगद धनराशि, एक प्रमाण पत्र, रेशम की एक पट्टिका और शॉल दिया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक और है कि वर्ष 1969 में यानी 1969 में देविका रानी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पहली बार। भगत सिंह के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने व्यापार विवाद विधेयक के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। वह लाहौर षड्यंत्र मामले 1929 में मुख्य आरोपी थे। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। ये तीनों के तीनों कथन करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो हम आंसर क्या लगाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी, क्योंकि असत्य पूछा है। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यह है अंतरिक्ष यान या रोवर, यह है ग्रह। क्यूरोसिटी, कैसिनी, जुरोंग, पाथफाइंडर। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह, मंगल, शनि, मंगल। बताइए कौन सा मार्स रोवर है, कौन सा शनि के लिए है? 3 कॉमन है, ठीक है। मंगल मंगल मंगल, यानी एक से एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। कैसिनी को पकड़िए। कैसिनी बहुत पूछते हैं एग्जाम में, यह है शनि का, ठीक है। तो बी का 3। क्यूरोसिटी मंगल यहाँ मिला दो या यहाँ मिला दो या यहाँ मिला दो। पाथफाइंडर मंगल है, जुरोंग मंगल है। तो बी का 3 देखते हैं है क्या कहीं। देखिए एक से एलिमिनेट हो रहा है पूरा, बी का 3। तो क्यूरोसिटी जो है मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था और अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सक्षम रोवर है नासा का। कैसिनी की बात करें, कैसिनी को शनि और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। यह नासा तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच संयुक्त सहयोग था
और इसे वर्ष 1997 में लॉन्च किया गया था एवं 2004 में शनि की कक्षा में प्रवेश कर गया ये, और ये मिशन जो है 2017 में समाप्त हो गया। चीनी पौराणिक देवता अग्नि के नाम पर जुरोंग जो है वर्ष 2021 में चीन के तियानवेन-1 अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाया जाने वाला चीन का पहला मार्स रोवर है, तो जुरोंग भी मंगल से हो गया। पाथफाइंडर की बात करें तो पाथफाइंडर जो है नासा ने, अमेरिका के नासा ने 4 दिसंबर 1996 को लॉन्च किया था और 27 सितंबर 1997 को मंगल ग्रह के एरेस वालेस नामक स्थान पर उतरा था और इस मिशन के पीछे मकसद था मंगल ग्रह के मौसम की जानकारी लेना। अब बात करेंगे हम, नहीं चौथा ही तो है ये भी, ठीक है। ये जो पाथफाइंडर है इस मिशन का नाम था मार्स एनवायरमेंटल सर्वे, ठीक है। इसमें जो पाथफाइंडर था वो रोवर था और जो सोजानर है, ठीक है, वो था रोवर, सोजार्नर, ठीक है। सोजार्नर जो था पाथफाइंडर या सोजार्नर रोवर, वो था इसमें रोवर। तो 3 हो गए मंगल, कैसिनी हो गया सटर्न, शनि। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। रेबीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, यह एक जूनोटिक डिसीज़ है और यह पागल जानवर की लार में मौजूद राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए वायरस के कारण होता है। बिल्कुल जूनोटिक डिसीज़ है। रेबीज पागल कुत्ते बिल्ली बंदर के काटने से होता है और दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ये। तो रेबीज़ एक जूनोटिक वायरल रोग है जिसकी रोकथाम जो है टीके से होती है। यह हमेशा संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है और जानवर की लार के साथ वायरस जो है इसका वो घाव में प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, एक बार नैदानिक लक्षण प्रकट होने के बाद रेबीज लगभग 100% घातक होता है। हृदय श्वसन की विफलता के कारण 4 दिनों से 2 सप्ताह के भीतर मृत्यु हो जाती है। 99% मामलों में घरेलू कुत्ते मनुष्यों में रेबीज वायरस के संचरण के लिए जिम्मेदार होते हैं और यह राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए वायरस के कारण होता है, ठीक है। यहाँ ही डीएनए होता तो गलत हो जाता स्टेटमेंट। जो ध्यान दीजिएगा, जो पागल जानवर कौन कौन से, कुत्ता बिल्ली बंदर की लार में मौजूद होता है वायरस। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। धन्यवाद।